Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about insight into programming execution chapter number 4 of class 11. In this chapter, we will discuss about basic flow of compilation, understanding translation process, role of an operating system in running a program, introduction to parallel computing and cloud computing. Yes, programmers write program in a specific programming language code such as Python, C, C++, etc. But computer cannot directly understand what the programmers have written because the computer understands a totally different language called machine language. Yes, student, you know कि जो प्रोग्रामर है वो कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है. और जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है. और सेम जो रिजल्ट होता है वो कन्वर्ट होके आता है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज में. तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को या तो इंटरप्रेटर के थ्रू या कंपाइलर के थ्रू किया जाता है. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट. बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन. प्रोग्रामर creates a program, the source code, which needs to be converted into binary so that computer can execute it. Student, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और सोर्स कोड को हम किस में चेंज करते हैं, बाइनरी कोड में. और फिर वो जो बाइनरी कोड होता है उसको क्या करता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, रन करता है. एग्जीक्यूट में उसको चलाता है, रन करेगा. ओके, नाउ सोर्स कोड, इट रेफर्स टू द original code written in a programming language by a programmer. So students, source code क्या होता है, ये वो original code होता है जिसको कौन लिखता है, programmer लिखता है. Okay, now machine code, it refers to the code converted into computer understandable form that a computer can understand and can directly execute. Yes student, अब जो सोर्स कोड है, मशीन क्या है, डायरेक्ट उसको अंडरस्टैंड, वो जो सोर्स कोड है वो मशीन के लिए क्या अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है. तो उस सोर्स कोड को हम किस में चेंज करते हैं, मशीन कोड में. और मशीन कोड्स का जो कोड होता है उसको मशीन क्या करती है, इजीली एग्जीक्यूट कर देती है. ओके स्टूडेंट, नाउ प्रोग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी फॉर्म में. और बाइनरी फॉर्म से वो फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. There are broadly two type of translations, compiler and interpreter. Student, यहाँ पर दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लेवल लैंग्वेज में. तो फर्स्ट है कंपाइलर और सेकंड है इंटरप्रेटर. जो कंपाइलर होता है वो पूरा कंप्लीट कोड वन रन में, वन टाइम में क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है. जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड क्या करता है, कंपाइल मतलब ट्रांसलेट करता है कि पहले फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट करेगा, देन सेकंड लाइन ट्रांसलेट करेगा. तो लाइन बाय लाइन कौन करता है, इंटरप्रेटर. जबकि कंपाइलर वन गो, एक बार में ही पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है. द कंपाइलेशन प्रोसेस, द मेजर स्टेप इन कंपाइलेशन प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो. अब जब कंपाइल होता है कोई भी प्रोग्राम तो उसकी कुछ स्टेज होती है, कुछ फेजेस होती है, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड है कंपाइलेशन, एंड कंपाइलेशन फर्दर फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. नेक्स्ट थर्ड असेंबली और फोर्थ लिंकिंग. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग फेज. दिस फेज comments from the source code module imported in a program using import command are also added to the code during this phase. Student, अब जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स इंपोर्ट करते हैं. तो इस फेज में, प्री प्रोसेसिंग फेज में जो आपके कमेंट्स हैं और
जो आपने फाइलें इंपोर्ट करिए आपके प्रोग्राम में, वो सब क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो सारे कोड एडेड होते हैं प्री प्रोसेसिंग फेज में. नेक्स्ट इज कंपाइलेशन फेज. द कंपाइलेशन फेज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू सब फेजेस. फर्स्ट एनालिसिस फेज. जो फर्स्ट फेज है वो कौन सी, एनालिसिस फेज. The compiler identifies all the tokens of the source code and their requirements. Student यहाँ पे एक टर्म है tokens. तो what is token? Smallest individual unit in a program. In a programming कौन कौन से हैं, like keyword, identifier, literals, all are tokens. Using this information, the compiler creates a special type of table called the symbol table. तो analysis phase में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है सारे टोकन्स को कि आपके प्रोग्राम में जो टोकन्स हैं कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इन सबको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. देन एक टेबल क्रिएट करता है. उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट सेकेंड फेज, इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, सिंथेसिस फेज. द बैक एंड, ये जो एनालिसिस फेज है इसको बोलते हैं फ्रंट एंड प्रोसेस, और जो सिंथेसिस फेज होगा उसको बोलेंगे बैक एंड प्रोसेस. The back end phase of the compiler presses the code and generate syntax tree. Analysis the syntax of the source code. At the end of compilation, all the error found in the source code are listed with line number. सिंथेसिस फेज में क्या होगा, आपके प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स हैं वो सारी एरर्स क्या होगी, फाइंड आउट होगी. इसी फेज में फाइंड आउट होगी लाइन बाय लाइन. सपोज फर्स्ट लाइन में एरर है तो आपकी क्या होगी, जो एरर है वो क्या होगी, फाइंड आउट हो गई. और जो ये यहाँ से क्या होगा, वापस कंट्रोलर ट्रांसफर हो जाएगा, आप कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट फेज में, फिर फर्स्ट से वापस आएंगे एनालिसिस फेज में, एंड देन फिर सिंथेसिस फेज में. तो जितनी भी एरर है जब तक पूरी करेक्ट नहीं होगी ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट असेंबली फेज. अब सपोज आपका पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, एरर फ्री हो गया, तो वहां से अब आपका कौन सा फेज स्टार्ट होगा, थर्ड फेज. नाउ इज असेंबली फेज. दिस फेज रिसीव द assembly level instruction and then convert it into object code which is a form of machine code. तो अब जो आपका कोड है, असेंबली लेवल जो कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में, और उसी को हम क्या बोलेंगे, मशीन कोड. ठीक है. नेक्स्ट इज लिंकिंग. द ऑब्जेक्ट कोड रिसीव्ड बाय दिस फेज इज वेरी मच बाइनरी कोड, बट स्टिल कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट because linking of important libraries is yet to be done. The part of the compiler which perform the linking of library is called linker. अब जो लिंकिंग प्रोसेस होगा, लिंकिंग प्रोसेस में क्या होगी, जितनी भी लाइब्रेरीज की फाइल है जो हमारे प्रोग्राम में है वो सब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी लिंकिंग पार्ट में. तो क्या करेगा, उसको लिंक करेगा, आपकी फाइल्स को लाइब्रेरी से लिंक करने का वर्क कौन करेगा, लिंकर. ठीक है. नेक्स्ट इज लोडर. The loader is a part of compiler that loads the computer executable mode into memory for execution. अब जो आपका प्रोग्राम है उसको लोडर मेमोरी में लोड करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. एग्जीक्यूट मीन्स रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी में कौन लोड करेगा, लोडर. ओके स्टूडेंट. द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस. अब क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्रेटर, वो हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है इंटरप्रिटेशन का. इट्स रोल इज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड. तो जो सोर्स कोड है वो किस में चेंज कर देगा, ये मशीन कोड में. जो आपका सोर्स कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको किस में चेंज कर दिया, इसमें मशीन लैंग्वेज में. इट्स पर्पस इज द सेम एज कंपाइलर. इट्स वर्किंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाइलर. द इंटरप्रेटर focus on one line of code or one unit of code at a time. ये देखो स्टूडेंट, नाउ सी अ डायग्राम. यहाँ पे आपको दिख रहा है कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 एंड कोड 5. यहाँ 5 कोड्स हमने लिखे हुए हैं. अब ये जैसे इंटरप्रेट होगा तो क्या होगा, लाइन बाय लाइन पहले फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट हुआ, मीन्स चेंज हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड कोड, फिर फोर्थ कोड एंड फिर फाइनली फिफ्थ कोड. और इसी तरह क्या रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्या होते हैं,
जा रहे हैं किसमें, हमारे आउटपुट में या सिस्टम पे जा रहे हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेंज करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, वन टाइम पे, वन गो में क्या करेगा, पूरे कोड को वन टाइम में कंपाइल करके कहाँ भेज देगा, सिस्टम पे भेज देगा। अगर उसमें कोई एरर है तो फाइंड आउट हो जाएगी, जबकि इसमें जो एरर होगी वो लाइन बाय लाइन फाइंड आउट होगी। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन रनिंग अ प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम को रन करने में। एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रन्स ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट अस सी हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम plays an important role in running a program. The operating system, example of operating system is Windows XP, Windows 2007, Windows 2010। तो जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे हैंडल करेगा, कैसे उसको सेव करेगा मेमोरी में, तो वो सारा टर्म हम देखेंगे। तो फर्स्ट OS means operating system as a resources managers। तो कैसे वो resources को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स सी, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट मीन्स रन, टू रन अ प्रोग्राम इट मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी फर्स्ट। तो जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको कहाँ लोड करना होगा, मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट, एंड CPU बी असाइन टू इट so that its instruction can be run। और then CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करेगी, उसके इंस्ट्रक्शंस को असाइन करेगी, मेमोरी असाइन करेगी और बताएगी कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले रन होगा और कौन सा इंस्ट्रक्शन उसके नेक्स्ट रन होगा। इंस्ट्रक्शन कैन बी रन द मोमेंट अ प्रोग्राम इज लोडेड फॉर रनिंग एग्जीक्यूटिंग, इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है या एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस, ठीक है। वी कैन से दैट बाय लोडिंग मल्टीपल प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली इट इज important to manage them। For this purpose operating system provide following function। अब जो आपका प्रोग्राम है वो मेमोरी में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल प्रोग्राम भी क्या होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो उन सबको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट फंक्शन। नाउ कौन कौन से, लेट्स सी। फर्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंड प्रोसेस शेड्यूलिंग, थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट, and fourth is input output management। Now we will discuss one by one। First is process management, means process को क्या करेगा, मैनेज करेगा। जो भी प्रोसेस होगी उस सब प्रोसेस को मैनेज करने का वर्क कौन करेगा, कौन सा फंक्शन करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। When a program needs to be executed it approach operating system। The process schedule of the operating system loads it into memory and it becomes a process which is executed as per its instruction as soon as the processor or CPU is assigned to it। Okay student, तो जो भी प्रोसेस होने के लिए रेडी है उस सबको कौन टाइम असाइन करेगा, CPU। CPU के अकॉर्डिंगली, CPU जैसे टाइम स्लॉट असाइन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग में क्या होगी, प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। व्हेन अ प्रोग्राम इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज लोडेड इन अ मेमोरी स्टार्ट। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, मेमोरी में, और उसी फेज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट फेज। एंड इट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस passes through different stages। देखो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हुआ, वो फेज कौन सी हो गई आपकी, स्टार्ट फेज। देन उसके बाद में अब वो वेट कर रहा है अपनी CPU से टाइम अलॉट होने के लिए कि भाई मुझे अब टाइम अलॉट हो, तो मैं क्या होऊंगा, सेकंड फेज में जाऊंगा। तो जब तक उसको टाइम अलॉट नहीं हो रहा CPU से, तब तक वो कौन से फेज में, रेडी फेज में। जैसे ही CPU से उसको रेस्पॉन्स मिला वो कौन से फेज में चला गया, रनिंग फेज में। सपोज अगर वो कोई और रिसोर्सेज
कि रिक्वायरमेंट है रनिंग फेज में, तो वापस कहाँ चला जाता है, वेट फेज में, और यहाँ पर वो वेट करता है उस रिसोर्सेज के लिए। जैसे ही उसको रिसोर्सेज मिलता है वो वापस किस में जाता है, रेडी फेज में, और रेडी से फिर वापस किस में जाएगा, रनिंग फेज में। तो रेडी, रनिंग और वेट, ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलता है। सपोज कि रनिंग फेज में आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, रन हो गया, तो देन वो फाइनली कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट मीन्स क्लोज हो जाएगा आपका प्रोग्राम, या आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो ये डिफरेंट इसकी फेजेस है कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रेडी फेज में जाएगा, रनिंग फेज में जाएगा, और कोई रिसोर्सेज उसको रिक्वायरमेंट है तो वापस वेट फेज में आएगा, देन फिर वापस रेडी फेज में जाएगा, रनिंग फेज में, और फाइनली वो जब प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन वो कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ CPU execute the instruction of a ready process. First, program is loaded in main memory. प्रोग्राम जो होगा वो लोड होगा किसमें, मैन मेमोरी में। Second, control unit bring first instruction of the program. Third, CU means control unit now determines what type of instructions, कि उसके पास किस तरह के instruction है। If the instruction involve mathematical or logical work, CU instruct ALU to carry out to execute the instruction. Suppose जो प्रोसेस है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये कहाँ पर सॉल्व होंगे, ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। नेक्स्ट, ALU प्रोड्यूस सम रिजल्ट, तो जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एक रिजल्ट आउटपुट में देगी। फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम अगेन स्टेप 2 to 4 आर कैरिड आउट। जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर ये 2, 3, 4 जो स्टेप होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम CPU से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट इज, सेकंड इज प्रोसेस शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड जो शेड्यूलिंग है वो कौन सी है, प्रोसेस शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द activity of the process manager that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy. Process scheduling is an essential part of a multi-programming operating system. अब कोई भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस की हमें क्या करनी पड़ती है, शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट कि हम उसको किस टाइम स्लॉट में डिफाइन करते हैं, कि जो पहले आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो मेमोरी या जो प्रोसेस पहले आई उसी को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एग्जीक्यूट कर दिया, या सेकंड इज हमने उनमें क्या कर दिया, टाइम के डिफरेंट स्लॉट बना दिए, टाइम डिवाइड कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कराने, प्रोसेस करा रहे, या फिर थर्ड इज जो प्रोसेस सबसे स्मॉल है उसको हमने पहले एग्जीक्यूट कराया, उसको CPU ने पहले एग्जीक्यूट कराया, देन उसके बाद में। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है जो CPU क्या करता है, CPU पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी शेड्यूलिंग यूज करेगा। नेक्स्ट, सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट अ टाइम एंड द लोडेड प्रोसेस शेयर्स द CPU यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होगा कि काफ़ी सारी प्रोसेस को CPU ने क्या कर दिया, एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया, और उनके बीच में क्या होगी, टाइम शेयरिंग होगी। माइक्रो मिली सेकेंड्स के लिए कुछ टाइम पे एक प्रोसेस रुकेगा, देन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ टाइम पे के लिए माइक्रो मिली सेकेंड के लिए वो रुकेगा, देन थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, CPU क्या करता है, शेयर कराता है किसी भी मेमोरी को और प्रोसेस को। द ऑपरेटिंग सिस्टम maintains the following important process scheduling queues. First, job queue, ready queue and device queue. In job queue, this queue keeps all the process in the system. Second, ready queue. This queue keeps a set of all process residing in main memory, ready and waiting to execute. A new process is always put in this queue. तो रेडी क्यू में क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगी वो कहाँ चली जाएगी, मेन मेमोरी में जाएगी और वेट करेगी अपनी बारी का, या अब जब उसका टाइम आएगा, जब CPU उसको टाइम अलॉट करेगा तब तक वो जो वेट हो रहा है वो किस क्यू में हो रहा है, रेडी क्यू में। फाइनल इज डिवाइस क्यू. The process
which are blocked due to unavailability of an input-output device constitute this queue. तो सपोज कोई भी इनपुट आउटपुट जो आपका डिवाइस है अगर वो फ्री नहीं है उस टाइम पे, तो वो जो प्रोसेस है वो किस फेज में वेट करेगी? डिवाइस क्यूज में. ओके. नाउ थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी प्रोसेस का, कि हम उसकी मेमोरी को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, assigning portions known as blocks to various running programs to optimize the overall performance of the system. It is the most important function of an operating system that manage primary memory. Okay, तो स्टूडेंट जब भी कोई प्रोसेस जाएगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी? प्राइमरी मेमोरी में. तो प्राइमरी मेमोरी को हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फेज को, किस प्रोसेस को आपको फर्स्ट में एग्जीक्यूट कराना है, कौन सी फेज आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट. कि किसको पहले मेमोरी में स्टोर कराना है, किस प्रोसेस को बाद में मेमोरी में लेके आना है. सम कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट, सिंगल मेमोरी allocation. It is simplest memory management technique in which the available free memory is allotted to single application at a time. तो सिंगल मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि जो मेमोरी फ्री है, मेमोरी फ्री होगी, उसी को हम क्या कर देंगे? उस एप्लीकेशन को अलॉट कर देंगे कि भाई ये एप्लीकेशन आ रही है, अभी ये मेमोरी फ्री है, तो इस एप्लीकेशन को ये मेमोरी क्या कर दो? आप अलॉट कर दो. तो इस तरह का जो फंक्शन वर्क कर रहा है वो होता है सिंगल मेमोरी अलोकेशन. सेकेंड इज paged memory management. This method divides the computer's main memory into fixed size unit known as page frames. Page memory management में क्या होगा? जो यूनिट मेमोरी होती है उसको डिफरेंट पार्ट में क्या कर लेते हैं? हम डिवाइड कर लेते हैं. एक पर्टिकुलर उसकी साइज होती है कि इस साइज के अंदर पर्टिकुलर ये साइज में हमने उस मेमोरी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. और जैसे ही एप्लीकेशन आती है हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग मेमोरी उसको अलॉट करते जाते हैं. तो इस तरह का जो मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं पेज मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. स्टूडेंट अब जो भी प्रोसेस है, इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है, उन सबको भी क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना होता है कि ये जो प्रोसेस है ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आ रही है. तो जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोसेस आई है वो कौन सी प्रोसेस हो गई? इनपुट प्रोसेस हो गई. और जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो क्या हुआ? आउटपुट प्रोसेस हो गया. और कहाँ जाएगा वो? आउटपुट डिवाइसेस पे. तो इन सबको कौन मैनेज करेगा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. Whenever a process requires some input output, the input output management part of operating system takes over. The input output manager sends the input output request to the physical devices, and upon receiving a response from to the devices, it passes the received response to the process. अब इनपुट आउटपुट्स के जो भी डिवाइसेस हैं ये क्या करेगा? उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो वो रेस्पॉन्स भेजेंगे उस रेस्पॉन्स को ये जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है ये कहाँ भेज देगा? उस प्रोसेस के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, कि अभी वो जो डिवाइस है वो फ्री है या नहीं है, या जो भी इसका रेस्पॉन्स है वो सारा रेस्पॉन्स किसके पास रह जाएगा? प्रोसेस के पास में. ओके स्टूडेंट. नाउ इज इंट्रोडक्शन टू पैरेलल कंप्यूटिंग. Parallel computing refers to the parallel computing refer to the working of multiple processors to solve the computational problem. देखो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होगा कि पर्टिकुलर काफ़ी सारी जो प्रोसेस होगी वो साइमल्टेनियसली चल रही है, एक के बाद एक प्रोसेस चल रही है. उन सब प्रोसेस को क्या करना है? हमें मैनेज करना है. तो यही क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग. कि जब काफ़ी सारी 2 और मोर जो प्रोसेस हैं वो एक साथ रन हो रही है, उन सबको क्या करना है? मैनेज करना है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किस प्रोसेस को कम टाइम देना है. ये सारी जो प्रोसेस हो हैंडल होगी वो सब किस में होगी? पैरेलल कंप्यूटिंग में. अब
द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग आर, फर्स्ट इट सेव ऑन टाइम एंड द कॉस्ट। तो ये क्या करेगी, एक तो टाइम को सेव करेगी और कॉस्ट जो होगी उसको भी क्या करती है, सेव करती है। सेकेंड, इट मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व लार्जर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस पैरेलल कंप्यूटिंग से इजीली हैंडल कर सकते हैं। थर्ड, इट प्रोवाइड इफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर को भी शेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको इस तरह से जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेजेस थे किसके, पैरेलल कंप्यूटिंग के। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive। ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग आप देखते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जो आपका डेटा है वो क्या होता है, पर्टिकुलर किसी कंपनी में या क्लाउड्स के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। जैसे देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ क्लाउड्स, वन कैन एक्सेस पब्लिक क्लाउड्स और प्राइवेट क्लाउड्स। तो यहाँ पे आपको 2 तरह की क्लाउडिंग मिलेगी, फर्स्ट होती है पब्लिक क्लाउडिंग और सेकंड होती है प्राइवेट क्लाउडिंग। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। Public cloud refer to a common cloud services made available to multiple subscribers। तो पब्लिक क्लाउड जो होता है, मीन्स इसका नाम से ही पता पड़ रहा है पब्लिक, तो ये जो पब्लिक क्लाउड होता है वो क्या होता है, मल्टीपल सब्सक्राइबर, मतलब मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसको, पब्लिक क्लाउड को। द क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेज आर ऑन एंड operated by a third party cloud services provider and delivered over the internet। Some example of public cloud is Microsoft, Google Drive, Amazon Clouds Drive, etc. etc. are example of public clouds। तो ये जो सारे हैं examples हैं public clouds के। Next is private cloud। A private cloud consists of computing resources used executively owned by one business or organization। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा कि पर्टिकुलर ये पब्लिकली नहीं है, ये कोई भी एक बिजनेस फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको यूज करेगी। ओके, इन अ प्राइवेट क्लाउड द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज मेंटेन ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। तो जितनी भी इसकी सर्विसेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, आपको इसको सबको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, पॉज करके देखना है। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करें, उसको वापस सुने वीडियो को। थैंक यू।